एक ऐसे नौजवान की दास्तान हयात जिसने हमजाद और दीगर नादीदा अरवा को अपने काबू में कर रख लिया था, जो अमलियात का माहिर बनता जा रहा था, मगर उसका वास्ता मनहूस काली देवी और उसके पैरोकार साधु से पड़ चुका था। पहला हिस्सा। मेरा नाम इमरान है और मेरी रहाइश कराची गुलशन इकबाल की है। ये इन दिनों की बात है जब कराची यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ कनीज फातिमा सोसाइटी की जगह जंगल और झाड़ियां होती थी और रात के वक्त सन्नाटे और अंधेरे में वहां से गुजरना दिल गुर्दे का काम था। मैं जिन भूतों वगैरह पर यकीन नहीं करता, मगर इस वाक़े ने मेरी जिंदगी और सोचों को तब्दील करके रख दिया। 19 मार्च मंगल की सुबह मेरे दोस्त कामरान की कॉल आई रोते हुए कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। हम बचपन से बहुत करीबी दोस्त थे। मैं फौरन उसके घर की तरफ रवाना हो गया। कामरान को अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुख्तसर ये कि जनाजा असर के वक़्त हुआ और यासीन आबाद वाले कब्रिस्तान जाते जाते मगरिब होगी। मैयत को दफनाने के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस निकलने लगे, मगर कामरान जाने पर राजी ना हुआ। सबके इसरार पर उसने कहा कुछ देर और रुक कर फिर मैं आ जाऊंगा। उसके भाई ने मुझे कहा कि तुम कामरान के साथ रुक जाओ, इसे लेकर घर आ जाना। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों कब्र के पास ठहरे रहे। उस रात चांद की 10 तारीख थी, मगर बादलों की वजह से चांद कभी नजर आता तो कभी गायब हो जाता था और कभी अंधेरे कभी उजाले। हम दोनों कब्र के पास बैठे थे। कब्रिस्तान का रखवाला और गोरगन इस वक्त शबीर नाम का बूढ़ा शख्स था। जब देर होगी तो वो हमारे पास आया और कहने लगा, अब तुम लोग घर जाओ, रात के इस वक्त कब्रिस्तान के इस हिस्से में रुकना ठीक नहीं है। कामरान तो अपने गम में था। मैंने हस्बे आदत उस बूढ़े शख्स का मजाक उड़ाया कि चाचा हमें भी को तो कोई जिन भूत दिखाओ, कब से आरज़ू है कोई चुड़ैल कोई परी हम पर भी आशिक हो जाए। बूढ़े शबीर चाचा ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगा, बेटा तुम्हारी उम्र से दुगने वक्त से मैं यहाँ गोरगन हूँ। यहाँ की कहानियां बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। बेहतर है मेरा कहना मान लो और चले जाओ, या कम से कम किसी रोशनी वाली जगह पर जाकर बैठ जाओ। हम दोनों ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और वो थक हार कर चला गया। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद मुझे लगा जैसे कोई भीनी सी खुशबू मेरी दाएं तरफ से आ रही है। कामरान मेरी बाएं तरफ बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखा, पूछा तुम्हें कोई खुशबू महसूस हो रही है? कामरान कहने लगा, हाँ काफूर की। मैं खामोश हो गया क्योंकि काफूर की खुशबू से बिल्कुल अलग खुशबू थी जो दिमाग पर सवार होने वाली थी। कुछ देर में वाज़िया महसूस हुआ कि मेरी दाएं जानब कोई है। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, मगर सरसराहट महसूस होती रही और खुशबू मजीद तेज। मैं अपनी जगह से उठा और दाएं तरफ घूम फिरकर अच्छी तरह देखा, मगर कुछ नजर ना आया, मगर खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। कामरान मेरी परेशानी भांप गया और पूछने लगा क्या बात है। मैंने बताया कि मुझे किसी के चलने जैसी सरसराहट बार बार सुनाई दे रही है और खुशबू फैली हुई है जो काफूर की हरगिज नहीं है। कामरान उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और हम दोनों दाएं बाएं अच्छी तरह देखते रहे, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो खुशबू चलने की आवाज मुझे वाज़ा महसूस होती रही, मगर कामरान उसे मेरा वहम करार देता रहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी और कामरान के वालिद की कब्र से हम काफी दूर निकल आए थे। चलते चलते अचानक मेरे पांव किसी नरम जगह में धंस गए और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। गिरने के बाद जब संभला तो एहसास हुआ कि मैं किसी लंबूतरे से गड्ढे में गिरा हुआ हूँ और मेरे जिस्म के नीचे हिस्से चुभ रहा है। इतनी देर में कामरान ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और गड्ढे में रोशनी फेंकी तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैं हड्डियों के किसी ढांचे पर पड़ा हुआ था और एक खोपड़ी मेरे मुंह के दाएं तरफ थी जिसकी आंखों की जगह गड्ढे थे। हजार बहादुर होने के बावजूद मैं कांप गया और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब। कामरान ने हाथ बढ़ाया और मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया, मगर जिस्म पर जैसे कपकपी सी तारी थी। कामरान की मोबाइल की रोशनी से
मैंने अपना मोबाइल ढूंढा और चाह कर भी दोबारा उस गड्ढे में देखने की हिम्मत नहीं हुई। मगर एक बात जो मैंने वाज़ह महसूस की वो खुशबू थी जो इस गड्ढे से ही आ रही थी, और सुर्ख रंग का कपड़ा मिट्टी में दबा हुआ जैसे मैं देख नहीं पाया। मुख्तसर ये कि कपड़े झाड़कर हम वहां से निकले और कामरान के घर आ गए, मगर मैं मजीद नहीं बैठ पाया। बार बार वो खोपड़ी मेरी आंखों के आगे आ जाती थी। कामरान के घर में वापस अपने घर आया और नहा धोकर कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। रूटीन के बरअक्स ना मोबाइल इस्तेमाल करने को दिल चाहा, ना ही कुछ खाने का या कोई काम करने का। मुख्तलिफ ख्यालों में खोया हुआ नींद की आगोश में उतरता चला गया। रात के किसी पैर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर और पूरे जिस्म पर कोई बोझ सा है। इस बोझ से मेरी आंख खुल गई। कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने उठना चाहा, मगर मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद मैं हरकत करने से कासर था। चंद लम्हों में होश आवाज बहाल हुए तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली खुशबू कमरे में हर तरफ फैली महसूस हुई और बुरी तरह दिल और दिमाग पर असर अंदाज होने लगी। अचानक मुझे अपने कान के पास सरगोशी सी सुनाई दी। इमरान, मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो चुकी थी, मगर मेरा जिस्म हरकत करने से कासर था और इस पर वो खुशबू मेरे हवास बोझल कर रही थी। मेरी आदत है गर्मियों में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सोने की। मैंने वाज़ह महसूस किया मेरी गर्दन पर कोई चीज हरकत कर रही है, जिसे किसी की उंगलियां मेरी गर्दन फैला रही थी। मैंने दुआए आयात विर्द याद करने चाहे, मगर जिस्म के साथ जैसे ज़हन बलिंग था। मेरा पूरा जिस्म पंखा चलने के बावजूद पसीने में शरबूर हो चुका था। अचानक अब्बू के खांसने की आवाज ने सारा तलस्सम तोड़ दिया। अब्बू तहज्जुद के लिए उठे थे और वजू करने मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे। अब्बू की आवाज के साथ ही मेरे जिस्म से बोझ खत्म हो गया और मैं झटके से उठ बैठा। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और कपकपी सी तारी थी। जिस्म पर बहुत देर बाद हवास बहाल हुए तो मैं उठकर लाइट जलाई। कमरे की वो सरगोशी और बोझ तो दोबारा महसूस नहीं हुआ, मगर कमरे में वो खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सुबह तक सो नहीं पाया मैं बहुत देर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, हत्ता के सूरज सर पर आ गया। छोटी बहन नाश्ते के लिए बुलाने आई तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। सुर्ख सूजी हुई आंखें और तेज बुखार। अम्मी अबू परेशान हो गए और पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया, जिसने चेकअप करके दवा दे दी। इस दवा के असर से मैं सो गया। आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। बुखार खत्म तो नहीं हुआ, मगर हरारत कम हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर आता मुझे रात के तस्वर से वहशत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। एक मुस्तकिल बेचैनी की कैफियत मुझ पर तारी थी। रात का खाना खाकर हस्बे मामूल मैं अपने कमरे में आ गया और कंप्यूटर ऑन कर लिया और कुछ देर कंप्यूटर पर काम करता रहा कि अचानक दिल जैसे धक करके रग सा किया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले लम्हे खुद को तसल्ली दी, मामूल की लोड शेडिंग की वजह से लाइट गई थी, मगर बहुत देर तक दिल की धड़कन मामूल पर ना आ सकी। इंतजार करते करते जब काफी देर गुजर गई और लाइट ना आई तो मैंने कमरे की खिड़की खोल दी जो सेन में खुलती थी और शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेट गया। लाइट का इंतजार करते करते जाने कब आंख लग गई। अचानक जिस्म पर बोझ सा महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं उठने की कोशिश की, मगर पिछली रात की तरह जिस्म बेजान और कमरे में चारों तरफ भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। लाइट अब तक नहीं आई थी और कमरे में गुप अंधेरा था। किसी वक्त चांद बादलों की ओट से झांकता था तो रोशनी की किरणें कमरे को मुनव्वर करती थी, मगर मैं सर और पूरा जिस्म हिलाने से कासर था और मुझे वाज़ह महसूस हो रहा था कि मुझ पर किसी निस्वानी जिस्म का बोझ है।
मगर वो हालत ऐसी थी कि खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े थे और जिस्म हरकत करने से कासर था। मैंने जिस्म की सारी ताकत करके चीखना चाहा, बेसूद। अब मैं आवाज निकालने से भी कासर था। मुझे अपने कानों के पास गर्म सांसें महसूस हुई और गुनगुनाती सी हंसी जो सरगोशी में मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे यूं लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। कुछ देर इसी कैफियत में गुजरी, फिर मुझे महसूस हुआ वो बोझ मेरे जिस्म से हट गया है, मगर जिस्म अभी तक हरकत के काबिल नहीं हुआ, ना मुंह से आवाज निकालने की कोशिश में कामयाब हुई। मुझे महसूस हुआ कि उसकी नरम नाजुक उंगलियां मेरे चेहरे से फिसलती हुई गर्दन तक आ रही हैं। खौफ दहशत से मेरा बुरा हाल था और सांस जैसे रुक सी रही थी और दिल सीने का पिंजर तोड़कर बाहर आने के बेताब था। फिर मुझे गरम गरम सांसें अपने कानों के पास महसूस हुई और उस नस्वानी आवाज ने सरगोशी की, इमरान डरो मत। मैं उस सरगोशी से बजाय रिलैक्स होने के डर के मारे बिस्तर गीला होने में बस थोड़ी ही कसर बची थी। बहुत देर तक वो सांसें कभी कानों के पास कभी चेहरे पर महसूस होती रहीं, मगर कोई अलम महसूस नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आने लगी, मगर खौफ व दहशत अभी भी मुझ पर तारी थी। इस पर वो खुशबू मेरे हवासों पर सवार हो रही थी और मैं इस खुशबू में डूबता जा रहा था। इस खुशबू की वजह से कासर हूँ, जिसे सगार, परफ्यूम और इंटरनेटी की मिली जुली खुशबू एकदम से कमरे की खिड़की एक जोरदार आवाज से बंद होगी, हत्ता कि हवा का नामो निशान नहीं था। और कुछ गर्मी के खौफ से जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। खिड़की बंद होते ही जैसे कमरे में खुशबू का ट्रक उलट दिया हो किसी ने, और वो खुशबू मेरे होश आवाज पर इतनी छा चुकी थी कि नीम अनूदगी सी कैफियत में था। कमरे में गुप अंधेरा था और मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जिस्म हरकत करने के काबिल तो है, मगर मैं इस खुशबू के नशे के असर में बुरी तरह मदहोश होता जा रहा था। फिर अचानक मुझे अपने सामने हवा में नीले रंग की कोई हवाला से फिजा में मुअल्लक नजर आने लगा। धुंधली नीम व आंखों से नजर आ रहा था। कोई नस्वानी वजूद है जिसने कदीम जमाने का चोला नमा लंबा सा नीले रंग का लबादा पहना हुआ है। लंबे लंबे पेट तक आते बाल, सामने की तरफ सीने पर दोनों इतराफ में गिरे हुए, गुलाबी रंगत पर गहरी लिपस्टिक लगे होंठ, घनी पलके, स्याह आंखें, लिबादा जैसे इसके जिस्म का हिस्सा था, जिससे उसके खदोखाल नुमायां हो रहे थे। और मुझे तस्लीम करना पड़ा कि इतनी खूबसूरत और नाजुक नदाम दोशीज़ा कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इसके जिस्म के इर्द गिर्द नौरानी हवाला सा महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो हवाला मेरे बेड की तरफ, पैंती की तरफ जमीन पर उतर गया और बहुत नरमी और नजाकत से चलता हुआ मेरे बाएं तरफ बेड के पास आकर रुक गया। उसने अपना मखतूती हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। मैं जैसे अपने होश आवास में नहीं था। एक नशे की सी कैफियत तारी थी मुझ पर। इस पर इतनी हसीन दोशीज़ा और वो खुशबू, इन सब ने मिलकर मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे सर्व कर ली हो। मैं उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे रेशम सी नरम मुलायम सी कोई चीज मैंने थाम ली
मैं उसका हाथ पकड़कर बिस्तर से उठ गया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, अचानक से मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। मेरी नजरों के सामने सारे पर्दे जैसे हट गए हों। मुझे दीवार शफाफ नजर आने लगी और दूर तक दीवारों के पार नजर आने लगा। दूसरे कमरे में अम्मी अब्बू सोए नजर आए। एक कमरे में दोनों बहनें सोती हुई नजर आई। हमारी दीवार पड़ोसियों की दीवार से मिली हुई थी। मैंने उस तरफ नजर उठाई तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर उनकी बीवी इस हालात में थे कि सेंसरशिप का कायदा लागू हो जाता। बताने में मैं चारों तरफ हैरानगी से देख रहा था और वो दोशीज़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। चारों तरफ नजर घुमाते मेरी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी तो जैसे दिल सीने से बाहर निकल कर आ गया। मेरा बेजान जिस्म आंखें बंद किए बिस्तर पर मौजूद था और मैं उसे बिस्तर के बराबर खड़ा देख रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? क्या ये कोई फरिश्ता है जो रूह कब्ज करने आया था? बहुत से ख्यालात ने दिमाग पर जैसे यलगार की और मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म हवा में तहलील हो रहा है और मैं होश आवाज से बेगाना हो गया। ना जाने मैं कितनी देर तक होश आवाज से बेगाना रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खुली और इर्द गिर्द का माहौल देखने की कोशिश की, मगर मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारे वाकयात याद आने लगे। क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं कब्र में हूँ? मेरे ऊपर चादर है या कफन? इस जैसे बहुत से सवालात ने मेरे दिल पर यलगार की और मुझे सर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। तब मुझे ख्याल आया कि क्या कब्र में भी सर दर्द भी हो सकता है? अकली जवाब आया, नहीं, मतलब कब्र नहीं है, ये तो कौन सी जगह है? मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की मगर शदीद कमजोरी और नकाहत महसूस हुई और सांस फूलने लगी। मैं वापस लेट गया। मेरे चारों तरफ सैलन की बास फैली हुई थी और मैं कमरे में बिस्तर के बजाय किसी लकड़ी के तख्त पर दराज था और मुझ पर चादर थी। इसमें से काफूर की खुशबू थी। एक बार फिर मेरा दिमाग भटकने लगा। अगर मैं मरा नहीं हूं तो ये काफूर क्यों छिड़का गया है मुझ पर? मगर सोचने से सर दर्द से फटने लगता। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश करने लगा और गहरे सांस लेने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ मेरे गले में कोई धागा बंधा हुआ है जिसे मैं गिरे लगी हुई हैं। मैं एक बार फिर हैरानगी का शिकार हो गया क्योंकि मैं तावीज गंडों पर यकीन नहीं करता था, ना कभी पहना था। फिर ये धागा है, गंडा है, क्या है जो मेरे गले में है? अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तेज चराहट के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलने से रोशनी अंदर आई तो अंदाजा हुआ कि रात का वक्त है और चांद निकला हुआ है।
इसकी रोशनी में मैंने आने वाले शख्स का जायजा लिया। उलझे हुए मैले जैकेट, बाल बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी, गले में रंग बिरंगी मालाएं, हाथों में छोटे बड़े कड़े, जंजीरें और उंगलियों में अंगूठियां, स्याह रंग लंबा चोला जिस पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, 60 साल की उम्र, झरियों भरा चेहरा और उस पर बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जो मुझे घूर रही थी। इस फकीर नमाज शख्स के पूरे जिस्म में काबिल जिक्र सिर्फ उसकी आंखें थी जिससे चिंगारियां सी फूटती महसूस हो रही थी। तो प्यारे दोस्तों, मजीद स्टोरी देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा।